कही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए जाहिर बात है बीजेपी अब तक सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में नजर आ रही थी, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद से ऐसा लग रहा है कि इन 10 सालों में जो बीजेपी बहुत ताकतवर थी अब उसका उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ कर दी है अपर्णा यादव ने, क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर खबरें अब बेहिसाब बढ़ती चली जा रही हैं। और क्या अपर्णा यादव की वजह से भारतीय जनता पार्टी दो भाग में बंट गई? कैसे उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ करते हुए समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन दे दिया, अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को समर्थन दिया करहल सीट पर। आज इसकी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि एक सीट ऐसी है जहां चुनाव नहीं हो सकता है। वो सीट कौन सी सीट है और क्या वाकई बीजेपी के लिए स्थितियां ठीक नहीं है, तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो अपर्णा यादव, संध्या यादव, दो बड़े ऐसे चेहरे जिनकी वजह से बीजेपी में तोड़फाड़ हो गई है, क्योंकि अपर्णा यादव, संध्या यादव ये खुले तौर पर बीजेपी में रहकर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं करहल सीट पर अपने भतीजे के लिए। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी उपचुनाव को जीतने के लिए जद्दोजहद कर रही है। सर कैसे आप देख रहे हैं कि बीजेपी में रहकर ही पार्टी को दो भागों में बांट दिया गया और इसका कहीं ना कहीं नुकसान चुनाव से पहले बीजेपी को लगा है और शायद यही कहा जा रहा है इसलिए उपचुनाव को कहीं ना कहीं टाल भी दिया गया? देखिए राहुल, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात और सिनेरियो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो ये बताते हैं कि अब बीजेपी के अंदरूनी जो कह सकते हैं कि नेताओं में जो कलह है वो लगातार अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखिए, चाहे योगी जी की बात करें, चाहे ब्रजेश पाठक की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, तमाम बाकी नेताओं की बात करें, जो तालमेल नजर आना चाहिए था राहुल, वो तालमेल लगभग खत्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। दो तीन एग्जांपल मैं आपको दूंगा इसके। देखिए 2 दिन पहले की ही बात करें, जब केशव प्रसाद मौर्य कहते हुए नजर आते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये सिर्फ योगी जी का बयान है, बीजेपी का बयान नहीं है। इसके बाद कल या परसों की बात है कि जब केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो हैं वो कह सकते हैं राज्यपाल जो है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या बीजेपी इसके ऊपर जरूर कुछ कहेगी या फिर कोई बड़ी खिचड़ी यहाँ पर पकती हुई नजर आती है? क्योंकि सपा के एक बड़े कह सकते हैं नेता ने, विधायक ने ये बात कही है कि चुनावों के बाद योगी जी का जो सिंहासन है, जो गद्दी है, वो उनसे छिन सकती है। ठीक, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने भी 2024 के चुनाव में यही बात कही थी कि अब यहाँ से योगी आदित्यनाथ के जो ताकत है, जो उनकी कह सकते हैं पावर है, उसको अब कम किया जाएगा और हो सकता है उनको गद्दी से भी उतार दिया जाए। हैरानी उस वक्त हुई राहुल कि किसी भी बीजेपी के नेता ने इस बयान की आलोचना नहीं की, ये नहीं कहा कि भाई हाँ योगी जी के साथ हम खड़े हैं, योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। हर तरफ खामोशी पसरी रही। वैसा ही कुछ अब दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि योगी जी को लेकर लगातार बातें ये कही जा रही हैं। आपको याद होना चाहिए कि प्रमोद कृष्णन ने ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार अगर हुई है तो उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं रोल है, भूमिका है। किसकी तरफ इशारा था? क्या वो सीएम योगी की तरफ इशारा नहीं था? अब आप देखिए कि चुनावों की बारी आती है, तुरंत सीएम योगी भागकर दिल्ली आते हैं और उसके बाद पता चलता है कि जो चुनाव 13 नवंबर को होने वाले थे वो और आगे खिसक कर 20 नवंबर पहुंच जाते हैं। कहा यह जाता है कि भाई ये त्यौहार है, ये पर्व है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा, चुनावों को हम आगे लेके चले जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में चुनाव आयोग को जब तारीखों का ऐलान करने का वक्त आया तो उस समय उनको पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में इसी तरह के चुनाव, इसी तरह के पर्व मनाए जाते हैं, चुनावों को हम थोड़ा आगे लेकर जाएं? तो कुल मिलाकर जो सपा कह रही है कि भाई यहाँ पर बीजेपी को हारने का डर है, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने 13 से 20 तारीख का कह सकते हैं डेट है वो आगे बढ़वा दी है। तमाम तरह के आपस में कह सकते हैं कि प्रतिवाद होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से बयान का पलटवार भी हमें देखने को मिल रहा है और साथ में जिस तरह का कह सकते हैं आपने बात कही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए जाहिर बात है बीजेपी अब तक सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में नजर आ रही थी, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद से ऐसा लग रहा है कि इन 10 सालों में जो बीजेपी बहुत ताकतवर थी अब उसका कद जो है वो लगातार कम होने लग गया है। और यहाँ पर सीएम योगी
को लेकर लगातार जो बातें उठ रही हैं कि भाई अमित शाह और योगी के बीच में जो कह सकते हैं कॉल्ड वॉर चल रहा है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक शीत युद्ध का जैसा नज़र आता है, दोनों के बयान इस तरह के नज़र आते हैं। आप देखिए कुछ दिनों पहले ही योगी सरकार का ये बयान निकल कर सामने आता है, फैसला निकल कर सामने आता है कि अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, केंद्र सरकार नहीं करेगी। तो ये जो आपस के मतभेद हैं ये उभर के सामने आने लग गए हैं, और साथ में जिस तरह तारीखों का कह सकते हैं कि जिस तरह आगे खिसकाया गया है वो भी इस तरफ इशारा करता है कि क्या बीजेपी यहाँ से चुनाव में जाने से डरती हुई दिखाई पड़ रही है। आपने एक जिक्र किया अपर्णा यादव को लेकर, आपने बात कही, आपने संध्या यादव को लेकर बात कही। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अपर्णा यादव ने तो खुलकर एक मंच से कह दिया कि भाई तेज प्रताप यादव मेरे भतीजे हैं और मेरे भतीजे वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने क्या कहना चाहा। उन्होंने साफ तौर पे कहना चाहे कि मेरे भतीजे वहाँ चुनाव जीतना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरे लड़ रहे हैं वो भी मेरे रिलेशन में है, लेकिन सबसे अधिक जोर उन्होंने अपने भतीजे के ऊपर दिया। तो ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है संध्या यादव का भी तो कुछ अता पता नहीं है, अपने पति के लिए प्रचार करने को कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। उससे बड़ी बात अनुजेश की मां ने खुद तेज प्रताप यादव का समर्थन कर दिया। तो बीजेपी एक तरीके से कहल पर पूरी तरह घिर गई है, अनुजेश पूरी तरह घिर गए हैं। और यहाँ पर बीजेपी को ऐसा लग रहा है, सिर्फ कहल की बात नहीं, आप फूलपुर में देखिए, आप जो है इसका सीसामऊ में देखिए, वहाँ पर भी आज कुछ फैसला आने वाला है। अगर वहाँ पर भी फैसला अगर इरफान के हक में आता है तो शायद चुनाव ना हो। ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर फूलपुर की हम बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा करहल हो गया, आप देखिए कुंदरकी को आप देखिए, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी फंसी हुई नजर आती है, मीरापुर में आरएलडी नजर आती है आपको। तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ बीजेपी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है। अब अगर समीकरण को भी देखा जाए तो इन 9 सीटों में सपा के पास 4 रही थी, इसके अलावा बीजेपी के पास 3 सीटें, वहीं एक आरएलडी के पास रही है और एक जो है निषाद के पास रही है। लेकिन अगर हम बीजेपी का समीकरण देखें राहुल, तो लगभग 9 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी खड़ी हुई नजर आती है और एकमात्र सीट जो दी है वो आरएलडी को दी है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं बीजेपी को पता है कि अगर सहयोगी दलों को अधिक सीटें दे दी तो वो हमारा खेल भी खराब कर सकते हैं। इसलिए सारी की सारी ताकत जो है बीजेपी अपने पक्ष में रख रही है और यही बड़ी वजह है राहुल। देखिए संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो या फिर कोई बाकी नेताओं पर राजभर हो, इसमें वो सब बीजेपी के साथ वैसे नजर नहीं आ रहे जैसा अब तक नजर आते रहे हैं। जी, और देखिए सर ने अपनी बातों में एक सीट का जिक्र किया, मैं भी प्रोग्राम की शुरुआत में उसी सीट का ही जिक्र कर रहा था। वो सीट सीसामऊ की सीट है। इरफान सोलंकी का जो मामला है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चल रहा है, और अगर वहां से उन्हें जीत मिल जाती है तो ये जो सीट है यहाँ पर फिर चुनाव नहीं होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात सर ये भी देखी जा रही है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्हें 2 बार धमकी दी गई है। एक बार एक महिला ने धमकी दी थी, उसको मुंबई पुलिस ने ट्रेस करके उसको पकड़ लिया, और उसी समुदाय के एक लड़के ने भी जो है योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है और ये कहा जा रहा है कि आप 10 दिन में कुर्सी खाली कर दो, आप 5 दिन में कुर्सी खाली कर दो। और यही बात सर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं, उन्होंने भी ये बात कहा कि उपचुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ की कुर्सी गिर जाएगी। सर ये पूरे कनेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जाहिर बात है कि इसको लेकर जैसे मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही, सपा के विधायक ने ये बात कही, खुद कह सकते हैं उनको धमकियां मिल रही हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्यों बन रही है? क्या कैसे कह सकते हैं इतनी आसानी से कोई धमकी देकर चला जा रहा है, जबकि योगी जी ताकतवर अपने आप को मुख्यमंत्री बताते हैं, कहते हैं मैंने क्राइम पूरा खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से। लेकिन उसके बावजूद आप अगर आंकड़े उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में क्राइम का एक अलग ही कह सकते हैं कि जो पैमाना है वो नजर आता है। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो योगी जी के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन देखिए योगी जी को लेकर जिस तरह का माहौल खुद बीजेपी के अंदर बन रहा है, चलिए सपा की बात हम बाद में करेंगे, तमाम जो लोग उनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन योगी जी के खिलाफ खुद बीजेपी के अंदर एक ऐसा माहौल बन रहा है जो कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है। ब्रजभूषण भी अभी खफा नजर आए थे कि भाई आप इस तरह बैरिकेडिंग कर देते हो, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो अयोध्या नहीं जा पाते हैं, तमाम तरह की बात वो कर रहे थे। दिल्ली आप पहुंच जाते हैं योगी जी, अब क्या बातचीत होती है नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा ब्रजेश पाठक का और केशव प्रसाद मौर्य का राज्यपाल से अचानक मिलना कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं राहुल जो सांकेतिक तौर पर नजर आती हैं कि यहाँ पर योगी जी के खिलाफ एक खेमेबाजी हो रही है खुद बीजेपी के अंदर, क्योंकि बीजेपी के चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उनके तेवरों में जो बात नजर आती है वो ये नजर आती है कि योगी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। योगी जी की कई बैठक हो चुकी है उसमें वो नहीं जाते, तो सवाल उठना लाजमी सी बात है। और देखिए जिस तरह से उन्होंने 2-4 दिन पहले ये बात कही
कि बटोगे तो कटोगे, ये बीजेपी का बयान नहीं। इसका मतलब ये है कि योगी जी जो बात कह रहे हैं उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो चीज़ निकल कर सामने आती है ये बताती है कि आपस का तालमेल उतना बढ़िया है नहीं, उतनी बेहतर तालमेल के साथ ये सरकार आगे बढ़ नहीं रही है। और जिस तरह से चाहे योगी, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें या सपा के एमएलए की बात करें, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर उपचुनाव में बीजेपी की हार होती है तो यहाँ से कुर्सी से हटना योगी जी का तय माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार उनके ऊपर शिकंजा कसे हुए है। तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो उभर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कुछ दिनों पहले आरएसएस के साथ में योगी जी की मीटिंग भी हुई है, अपनी दावेदारी शायद पेश कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे में अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते हैं, नेक्स्ट उनको पीएम के तौर पर देखा जा रहा है, तो वो लगातार अपनी ताकत आजमाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल इस समय योगी जी के खिलाफ नजर आता है, उससे आप स्पष्ट मान के चलिए कि एक दबाव बनाने की राजनीति जरूर बीजेपी के अंदर खाने में है। और वहीं सपा हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम विपक्षी दल हो, उन्होंने योगी जी के खिलाफ एक मोर्चा जरूर खोला है। अब ऐसे में योगी जी क्या वास्तव में उपचुनाव के बाद सीएम रहेंगे, अगर रिजल्ट पक्ष में आते हैं या खिलाफ आते हैं, या फिर उनको हटाने की तैयारी कर ली गई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि इसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक एक बार भी कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सीएम चेहरे को लेकर पहले भी लड़ाई देखने को मिल रही थी। केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली आना, फिर दिल्ली से प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वहां पर बैठक करना, योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना, फिर दिल्ली से यूपी जाना, और वो चीज़ अब क्या फिर से कुर्सी की कहीं ना कहीं नजर आ रही। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी का साथ मिल रहा है, उसके बाद समर्थन वापसी को लेकर भी खबरें आ रही हैं। आगे भी इस मुद्दे पर हम और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अमन सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।